सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका वैल्यूएशन करूंगी जम्मू एंड कश्मीर वाले चैप्टर में जो लास्ट में हमने पढ़ा था। तो मुझे बताइए कि इसमें जो ये है एंड ऑफ डोगरा रूल एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट, इसके बारे में मुझे बताइए। मैम किसको बोलना है? इंशा रोल नंबर 5। यस मैम। अब मुझे बोलिए कि एक्सेशन कैसे हुआ जम्मू एंड कश्मीर का, तब कौन था, किसको हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, सदर रियासत किसको बनाया गया, बताइए। बोलिए। बोलिए इंशा। आप बुक भी खोल सकते हो, अगर आपके सामने बुक है तो उसे पढ़िए, मुझे बताइए इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसान चैप्टर था समझने के लिए। इसमें उतना ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं था। तो मुझे बताइए कि किस तरह क्या डोगरा रूल का एंड हुआ, यानी यहाँ पे कोई किंग नहीं बना फिर जब शेख मोहम्मद उमर प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है। सो 1948 में जब उन्होंने ऑथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद यहाँ पे हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। वो किसको बनाया गया और उसका यहाँ पे रोल क्या था, क्योंकि जैसे कि महाराजा हरी सिंह यहाँ पे रूल करते थे, लेकिन वो रूल फिर खत्म हुआ क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट किया गया। तो उसका हेड किसको बनाया गया एंड किस तरह चली, चलिए आगे की वजारत किस तरह चली।
नारिन, आप बोलिए जरा, प्रायोरिटी ऑफ द नेक्सन स्टेट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसमें आप मुझे लैंड फॉर्म्स बताइए। मैम मैं नहीं आई थी कल क्लास में। ये कल का नहीं है, ये पिछला टॉपिक है, ये पिछला चैप्टर है आपका। लैंड फॉर्म्स कश्मीर के अंदर जो मुआफिस है, मुकर्रर है, वो अबॉलिश किए गए, जागीर अबॉलिश किए गए। आप बुक देखो, पेज नंबर 132। आपका इस टाइम रिवीजन चल रहा है और इवैल्यूएशन भी, मैंने बताया था। ओके तो जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जब रेन चल रहा था, तो उसने जब न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो लाया, तो उसमें जो जागीर्स होते हैं जो कि मतलब कलेक्ट करते रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, तो उनको और मुआफिज को जो मुआफिज होते हैं, जो लैंड ग्रांट होता है फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, और जो मुकर्ररीज होते हैं, जो फिक्स्ड कैश ग्रांट्स होते हैं, तो उनको उन्होंने एबॉलिश कर दिया। और सिर्फ उन को उन्होंने वहां पे मतलब रखा, जो लोग जो टैक्सेस रेवेन्यू जो थे, जो जिनकी जो रिलीजियस प्लेसेस को जाते थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने चकदार्स को वो दे दिया, मतलब जो भी अबैंडमेंट ऑफ द लैंड होता था, तो वो उन्होंने चकदार्स को दे दिया कि मतलब कोई भी एक जो होता है क्या बोलते हैं इसको, एक ना इंटरमीडिएट जो दे होती है पोजीशन में, तो इंटरमीडिएट जो करता है, मतलब जो ब्रोकर होता है बिटवीन द, जो जिसके पास जो प्रॉपर्टीयर होता है, मतलब जो लैंड होता है, और जो उस लैंड पे जो फार्मर करता है अंडर प्रॉपर्टीयर के काम, तो उसको, उस ब्रोकर को उसने खत्म कर दिया। ब्रोकर वाले जो वहां पे थे, क्योंकि वो लोग जो थे वो एक्सप्लॉइट करते थे उन फार्मर्स को, वो अपना पैसा वहां पे, तो उस चीज को उन्होंने मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया। और जब वहां पे शॉर्टेज हो गई फूड को, तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की वहां पे, जिसका नाम था ग्रो मोर फूड। तो उन्होंने वहां पे वेस्ट लैंड को जो था अंडर कल्टिवेशन लाया, और लैंड पीजेंट्स को उन्होंने वहां पे लैंड दिया जहां पे वहां पे कल्टिवेशन की। एक चीज जो आपने बोली, जागीर, मुआफिज, मुकर्रर, ठीक है, इसमें आपने बोला जागीर का होता है कि कलेक्टर रेवेन्यू, बट आप ये कहना भूल गए कि ये जो जागीर है ये इंडिविजुअल को दिया जाता है इन द लिeu ऑफ सर्विसेज, यानी कि किसी भी खदमत के बदले। अगर उसने गवर्नमेंट के लिए कुछ किया तो उसके बदले उसको एक लैंड ग्रांट किया जाता था और उसे हक दिया जाता था कि वो रेवेन्यू इसका कलेक्ट कर सकता है। एंड मुआफिज जो था, मुआफिज का मतलब आधा वो मतलब रेवेन्यू या वो टैक्स जहाँ पे एग्जेम्प्टेड यानी कि जीरो टैक्स लगता है। जैसे कि किसी इंडिविजुअल पे कोई खास होता था, जैसे कोई जमींदार होता था, उस पे एग्जेम्प्टेड लगाया गया था कि इसको कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, या रिलीजियस प्लेस, मस्जिद वगैरह जो होते हैं उस पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये सब कुछ एबॉलिश किया, सिवाय इसके कि रिलीजियस प्लेसेस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। देन मुकर्रर, हर जगह पे आपने देखा कि
फिक्स्ड रेवेन्यू होता था, चाहे आप मतलब प्रॉफिट कमाओ नहीं कमाओ, लेकिन रेवेन्यू आपको, टैक्स आपको देना ही देना है, तो उसको मुकर्रर कहते हैं, जो फिक्स किया गया हो। बट उसमें भी चेंज लाए गए कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट आप रेवेन्यू दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन ये जो चकदारी सिस्टम था, यानी कि ये जो इंटरमीडिएट जो आपने बोला कि एक तरह का टीनेट और प्रॉपर्टर के बीच में एक इंटरमीडिएट होता था, वो अपना मुफाद निकालता था, लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वो सारा एबॉलिश कर दिया। और टीनेट एक्ट के तहत इसने जो मतलब एक तरह के जो राइट्स थे टीनेट्स के, जो मतलब कहीं जमीन कमावान कहीं जमीन लागान, ठीक है, तो उसको रेंट क्या पे करना है क्या नहीं वो फिक्स्ड, और टाइम भी फिक्स मिलता होना था। चाहिए। ऐसा नहीं था कि कभी क्या हो जाता था कि जमींदार की या जो मतलब फसल उगाता था, उसकी फसल तैयार होती थी, तो यहाँ से जो प्रॉपर्टीर होता था वो कहता था कि मेरी जमीन मुझे वापस करो। तो तेमिस क्या उसला रहा, एक तो वो इतना मेहनत करता था उस जमीन पे, और क्रॉप्स भी उसके चले जाते थे, समझ आया। तो इनको कहा कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक टेन्योर होना चाहिए, जहां आप मतलब टीनेट को बताएंगे कि कितने टाइम तक आप ये जमीन रख सकते हो, ठीक है। एंड अभी मैंने भी पूछा था हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका भी कोई जवाब नहीं आया। सो मैंने आपको बताया था कि जब सदर रियासत जो है वो युवराज करण सिंह को बनाया गया है, जो महाराजा हरि सिंह के बेटे थे। तो लेकिन बेटे जब भागदौड़ संभाला, लेकिन वो महाराजा नहीं बने यहाँ के, वो सिर्फ हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बने, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी थी, ठीक है। सो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने फिर बहुत सारा चेंज कर दिया यहाँ पे, यहाँ की आइडेंटिटी, यहाँ का कल्चर, बहुत सारा क्लीवेज, डिविजन्स हो गए, लिंग्विस्टिक चेंज आ गई, रिलीजियस पर्पसेस से हर एक तबके से यहाँ पे चेंज आता गया, ठीक है। सेकेंड थिंग, फिर मैंने बताया कि जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ पे जब वजारत संभाली, उनकी जो स्पीचेस थे उसमें ज्यादा सेल्फ डिटर्मिनेशन थी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो इंडियंस को लगा, जो इंडियन गवर्नमेंट है, कि ये डिप्लोमेट है, ये मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भटकाना चाहता है। तो उसी इल्जाम में उनको अरेस्ट भी किया गया और 11 साल की जेल उनको हो गई थी 1953 में। और उसके बाद नेक्स्ट जो पीएम बने वो डेप्टी बख्शी गुलाम मोहम्मद बने। एंड बख्शी गुलाम मोहम्मद जो थे, उनमें ये फर्क थी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट रहे, हम इनके फंड्स पे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो इन्फ्लुएंस है वो हमारा नहीं होना चाहिए, ये हमारे कश्मीर में इनके फंड्स वगैरह नहीं आना चाहिए, हम सेल्फ सफिशिएंट बनने चाहिए, यानी हिंदुस्तान का कुछ भी मतलब हम पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की स्ट्रैटेजी थी। लेकिन बख्शी गुलाम मोहम्मद ने क्या किया, उनकी भी अलग स्ट्रैटेजी थी कि जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो है उसको हम प्रमोट करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से, और जितनी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस, जितनी भी फाइनेंशियल एड हमें मिलती है इंडियन गवर्नमेंट से, हम उसको ले लेंगे, क्योंकि हम में अभी इतनी ताकत नहीं है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने। तो चाहे आप मतलब आर्टिशंस की बात करें, यहाँ पे वर्कर्स की बात करें, तो जिसके हित में भी जो भी पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट लाएगा हम उसको आराम से एक्सेप्ट करेंगे, समझ आया। सो जरा आप मुझे बताइए, यस मैम। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन किस तरह क्या हुआ? ओके, तो जब पहले इरिगेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया 1950s में, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि जो एग्रीकल्चर है वो एक्सपैंड हो जाए। तो उस टाइम पे क्या किया इन्होंने कि एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाया गया इस इरिगेशन वगैरह के लिए। तो फिर उसके बाद क्या किया गया कि उसके बाद कुछ प्रायोरिटी मतलब इरिगेशन को एक हिसाब से वो हम कह सकते हैं कि एक प्रायोरिटी दी गई कि जो मतलब पहले सेकंड फर्स्ट और थर्ड ईयर प्लान्स में। तो रिजल्ट क्या हुआ फिर इनका कि इसका रिजल्ट ये आया, जब इरिगेशन बढ़ा तो रिजल्ट इसका ये आया कि जो फूड है वो इंक्रीज हो गया, मतलब फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गई। तो 1951 से लेके 1952 तक, मतलब इस एक साल में कितना ये ज्यादा फूड जो है वो कितना ग्रो हो गया, 166.10 लाख माउंट से लेके 1964 टू 1965। तो मतलब इतना फर्क आया उस एक साल में जब इरिगेशन जो सिस्टम है इसको डेवलप किया गया।
ओके। मैंने आपको बोला है कल आपका टेस्ट है, तो मैंने किस चैप्टर का बोला था आपको? मैम कल मैम कल फ्राइडे है कि सैटरडे? सैटरडे। सैटरडे है ना कल? नो मैम, कल कल फ्राइडे है। अच्छा कल फ्राइडे है, ओके मुझे याद नहीं, सॉरी। मैंने किस चैप्टर का बोला था आपको? मैम उसका चैप्टर नंबर 5 स्विक्स में। ओके ओके। मैम मुझे आप एक बात बताइए, ये है ना क्लास 7 उनको भी है ना अभी एग्जाम, तो यहाँ से मतलब मेरा भी टेस्ट है या हमारे भी मतलब ऐसे ही फिर एग्जाम्स होंगे, तो हमारा अब फोन एक ही है, ईमेल भी अब एक ही है, तो क्या वो चलेगा उसके पेपर्स पे भी और मेरे पेपर्स पे भी एक ही ईमेल? हाँ क्यों नहीं हाँ, चलेगा, अलग अलग क्लास में। ये हाँ सिर्फ वो ये अलग है वो कि एक 7th है। पेपर पे आप 2 बार ईमेल नहीं लिख सकते हो, ये सिर्फ इतना है। मतलब हाँ, जैसे कि मैंने आपने पेपर उसको अभी सबमिट किया। उसको शायद वहां पे है ना ईमेल, ये ना सबमिटिंग फॉर्म उसको भेजा था, लेकिन अभी मैंने उसको दिया ही नहीं, मतलब मैंने वहां उसको रखा ही नहीं वो अभी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर यहाँ से मतलब मुझे खुद को करना होगा ईमेल को रजिस्टर, वहां से नहीं जहरान वो को तो करना नहीं। होगा, उससे मतलब कुछ इशू हो नहीं जाएगा। वो आपको सिर्फ ये है कि एक पेपर के लिए आप 2 बार ईमेल इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और वो होगा भी नहीं। आपने एक बार कर दिया सबमिट तो हो गया, हाँ वो दोबारा नहीं आपका हुआ। एक ही ईमेल से एक ही पेपर नहीं होगा। वही मुझे फिर यही कंफ्यूजन हो गया कि अगर मैं उसको दूंगी अपना ईमेल यहाँ से, वो ना मेरा ना भी ना, होगा तो और आपका नहीं प्रॉब्लम। होगा ना एग्जाम उनके साथ। उनका जो U3 है वो ट्यूसडे से है, ठीक है? तो तो मैंने मैं आपको नहीं ऐसे ही रैंडमली बोला लिया। मे भी हो सकता है हमारा भी मतलब किसी टाइम पे भी मतलब होगा हमारा एग्जाम ऐसे ही, या आपने ना टेस्ट ऐसे रखा था तो ये मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा वहां ऐसे तो। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप दे सकते हैं आप उनको अपना ईमेल। ओके मैम। मैम हम लीव करें? हाँ बेटा कर भी ली। ओके।